जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ और अगर नींद अपनी पूरी छोड़ दो। हाँ, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं है। स्पेशली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत अच्छा है। तो लगभग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो आपको समय देना ही होगा। अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा आपने क्या सुना? मोटिवेशनल वीडियोस या मम्मी की डांट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जहां पर हम आज आंचल जी के साथ बैठे हैं। हेलो आंचल जी। हेलो सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका सिलेक्शन हो गया। सर। और आंचल जी का सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। आरआरबी पीओ के रिजल्ट हाल ही में जो अनाउंस हुए हैं उसमें आंचल जी ने अपना एक रैंक हासिल किया है। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। My name is Achal Chandragar. I am from Kurud Dhamtari, Chhattisgarh. After my graduation, I started preparing for banking exams, and recently I have selected as an RRB PO for Chhattisgarh Rajya Gramin Bank. तो आंचल जी, एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के मन में रहता है कि डाउट रहता है कि आरआरबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मतलब आपने जब आरआरबी का फॉर्म फिल किया था, कि आपके मन में भी आया था ये चीज़ कि मैं ग्रामीण बैंक में जाऊं या ना जाऊं? नो सर, मेरे में ऐसा कोई डाउट नहीं आया था, क्योंकि हर जॉब अच्छी होती है। मतलब तुम दूसरे पे डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि तुम खुद सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट बनो। और मैंने आपका वीडियो भी देखा था कि आप आरआरबी पीओ थे पहले, और आपने जो उसमें कहा था कि मीन्स अगर आप अपने जॉब को मतलब हमेशा पसंद कीजिए, जो आप कर रहे हैं, जहाँ से लक्ष्मी आ रही है वो आप हमेशा मतलब उसे पसंद कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। सो मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कितने समय की रही? कितने समय आपने प्रिपरेशन मतलब किया हुआ है? 6 महीने, 8 महीने? सर 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने फाइनल ईयर से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, ऐसे किसी की गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। तो जून 2024 से मैंने स्टार्ट किया था। 2024 में मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, ऐसे ही एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। कोई भी प्री नहीं निकला था। 2025 में मुझे आप सारे टीचर्स मिले थे। फाइनली मेरे सारे प्री उस टाइम क्लियर हुए। इनफैक्ट मेंस भी, अभी IBPS PO भी वो भी क्लियर हुआ था, बट इंटरव्यू में रह गया कुछ 0.5 ऐसे टाइप के में। एंड फाइनली RRB PO में मैं सेलेक्ट हो गई। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कैसे मतलब हमारे चैनल तक पहुंचे, हम तक कैसे पहुंचे आप? 2024 में जब मैं फाइनल ईयर में थी, तो मैं ऐसे यूट्यूब से लाइक क्वांट्स देख लेती हूँ, सिलेबस ऐसा मैंने किया था स्टार्ट। और मेरी दीदी यहाँ पढ़ती थी, MBA कर रही थी वो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि उन्हें भी कुछ आइडिया था नहीं। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग 3 to 4 मंथ्स के रहते हैं। तो मैंने किया, हो गया वो मेरा। मैं PG में रह के सेल्फ स्टडी की, बट मुझे लगा इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब तक कोई टीचर में सामने से नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चन ना कराए, वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो फिर 2025 जब जनवरी आए तो निमिषा मैम मुझे मिली, तो मैंने उनके एडिटोरियल सेशन अटेंड किए। उसमें मुझे आप लोगों को मिला, क्योंकि मैम लास्ट में बताते थे ना कि ये सारे टीचर्स हैं हमारी टीम में। तो मैंने आपको अप्रोच किया। मैंने आपके यूट्यूब चैनल्स पहले स्टार्ट किए, तो मुझे आपके जो आइडियाज़ थे, थ्रेड मेथड और वो कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने आपका ऐप परचेज़ किया। जो कोडिंग डिकोडिंग था, मतलब मैं तो इसको ट्रेडिशनल मेथड में बनाती थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो आपका जो थ्रेड मेथड है, रीजनिंग में फेवरेट सब्जेक्ट रहा, लेकिन उसमें मेरी स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी। पजल्स बनते थे लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग। आपके पास जब मैंने पढ़ा तो मेरी स्पीड इंक्रीज हुई, एक्यूरेसी इंक्रीज हुई, बहुत मज़ा आया मुझे बनाने में। मेरे मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और अभी जितने भी एग्जाम्स हैं मैं प्री में एक भी पजल्स मैंने नहीं छोड़े हैं, सबके सब अटेंड किए। अच्छा, आरआरबी पीओ में आपके कितने मार्क्स थे? RRB PO प्रीलिम्स में बताइए पहले। प्रीलिम्स में आउट ऑफ 80 इट इज 75 आई थिंक। या 75 पीओ में या क्लरिकल में? PO में। पीओ में 75। बाप रे, बहुत अच्छे नंबर है ये तो जी। और रीजनिंग में? रीजनिंग में इट इज, सर मुझे इतना एक्जेक्टली याद नहीं आ रहा है। अप्रॉक्स बता दीजिए। 40 में 36-35 थे 36-35 के अराउंड। मतलब मैथ्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था। जी। चलिए, बहुत बढ़िया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पीओ में इतने मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे खुद के अगर मैं बोलूँ तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, मेरे 62.5 मार्क्स थे और 64 या 65 अटेम्प्ट्स थे मेरे उस समय।
सर सारे मैंने पजल्स कवर किए, जिसमें लास्ट में मैंने मिसलेनियस, और मुझे याद है उसमें रीजनिंग मेरा टाइम से पहले बन चुका था, और फिर मैंने मिसलेनियस स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे से मेरा गया था वो पेपर। ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैं भी कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि रीजनिंग में एक बार आपने कमांड अगर हासिल कर ली तो उसके बाद फिर वो जो 20 मिनट बोलते हैं ना लोग कि 20 मिनट में 35 कैसे बनेगा, 35 क्या 40 भी हो जाते हैं, समय भी बच जाता है, 14-15 मिनट में लोग बना के बैठ जाते हैं पूरा जी। कंप्लीट। तो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। आपकी प्रिपरेशन का सबसे टफ फेज कौन सा था? सर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि मैं कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ, बहुत ज़्यादा उसमें मेरा टाइम चला गया। फाइनली एक हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि 2025 में मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, जो एक्चुअल में प्रिपरेशन होना चाहिए वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि कोचिंग में गई लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए वैसा नहीं था। उसके बाद जब मैं पीजी में रहती थी तो फिर ऐसा रहता है ना कि हमको अब सारा काम खुद से करना है। दीदी ने सपोर्ट बहुत किया, बट उसकी भी पढ़ाई थी, तो फिर मैं जब घर शिफ्ट हो गई तो मैंने वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई डिस्टर्ब करे, काम है ये, शांति से अपना बैठ के पढ़ो। थोड़ा सा वही स्ट्रगल फेज रहा है, फिर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहा। अभी आपकी एज कितनी है? 22। 22। तो बहुत ही यंग एज में इन्होंने अपना ऑफिसर बनने का जो सपना है वो सच कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ आप में से भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत जल्द ही अपना सिलेक्शन लेंगे, 2026 को अपना एक सिलेक्शन वाला ईयर बनाएंगे और सफलता दिवस में हमसे ज़रूर मिलेंगे। सेल्फ डाउट और प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया? क्योंकि बहुत बच्चों के मन में आता है, सेल्फ डाउट आ जाता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। जी। जैसे आपने जो 2024 में तैयारी स्टार्ट की, 24 में जब नहीं हुआ तो एक मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट आया होगा जी। कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? हाँ सर, एक्चुअली जब मेरे मार्क्स आते थे तो मैं 8-10 मार्क्स से ही रह जाती थी, तो उस टाइम बहुत बुरा लगता था। और ये लगता था क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते थे ना कि कोचिंग कर रहे, साइड बाय साइड अपना एमकॉम डाल दिया, ऐसा टाइप का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना था, तो थोड़ा डर आ गया था कि ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, ऐसा टाइप का। तो उस टाइम दीदी ने सपोर्ट किया था कि नहीं हो जाएगा, फिर तो सिर्फ 8-10 मार्क्स से ही छूट रही है, मतलब अंदर पोटेंशियल है, कर सकती है करके। तो उस टाइम मतलब दीदी की बातें सुन के वो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। उसके बाद जब मैं आप लोग की क्लासेस देखती थी तो आप लोग जब बोलते थे, आप लोग का जो मोटिवेशन मिलता था बहुत हेल्पफुल था। मैम, सर, आप सब बहुत ही अच्छे टाइम में मुझे मिले। उसके बाद बस वहीं से मेरे को बहुत सपोर्ट है कि हाँ मैं कर सकती। फाइनली जब 2025 में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने प्रीलिम्स क्रॉस किया, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे से हो जाएगा, और थोड़ा सा मेहनत करूँगी, मॉक टेस्ट अच्छे से दूंगी तो हो जाएगा। फाइनली हो भी गया। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपने मॉक टेस्ट का क्या आपने स्ट्रेटेजी बना के रखी थी? कितने मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स के जी। देते थे, कितने मेंस के देते थे? प्रीलिम्स का मतलब पहले तो प्रीलिम्स के लिए मैं हो सके तो 2 टेस्ट ऐसा करती थी कि हो सके तो एक फुल लेंथ कर लेती थी, और दूसरा रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि इंग्लिश मेरा अच्छा हो गया था, उस पर स्पीड आ चुकी थी। रीजनिंग एंड क्वांट्स में थोड़ा सा मुझे स्पीड में लाना था, तो उसके सेक्शनल देती थी मैं। और आप लोग की सारी क्लासेस करने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता मैं उसको एनालिसिस करती थी, जो क्वेश्चंस नहीं बने होते थे मैं वो सारे ट्राई करती थी। एक मेंस का ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को 2 दिन लगा उसको, उसके पजल्स बनाने में। ये था छोड़ दूँ टाइप का था कि ये आएगा थोड़ी ना करके, बट सोचा कि घर में हूँ तो कर लेती हूँ, एग्जाम में तो छोड़ना है तो छोड़ूंगी, लेकिन अभी घर में हूँ कर लेती हूँ करके। तो वो एक ऐसा पजल था जो मेरे को 2 दिन लगा था टाइम। तो मैं मॉक्स देती थी, एक दिन में 2, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती थी तो उस दिन मैं 2 मॉक्स फुल लेंथ देती थी। सॉफ्टरी निकलने के बाद मैं मेंस पे फोकस करती थी ज़्यादा, क्लासेस करने के बाद उसकी भी फुल लेंथ टेस्ट देती थी। आपको कब ऐसा लगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा? मतलब एक फेज आता है, जैसे मैं अपने फेज की बात करूं तो करीब करीब 1 साल की तैयारी के बाद जब 2017 स्टार्ट हुआ था, 2017 में 1 जनवरी से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो ऐसा आपको कब फील होना स्टार्ट हुआ था? ये जब मैंने एसबीआई पीओ दिया था उसमें मेरा प्री नहीं निकला था तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था, लेकिन जब आईबीपीएस पीओ निकला, उसका रिजल्ट आया तो बहुत खुश हो गई थी। तो लगा था कि हाँ अब तो हो ही जाएगा करके, सारे प्री लाइन से निकलते गए, बहुत ही खुशी हुई। तो मुझे लगा कि इस साल तो पक्का हो जाएगा, मेरा मेंस भी क्लियर होगा, इंटरव्यू भी, फाइनली मैं पीओ तो बन ही जाऊंगी करके। जब रिजल्ट आया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे। पापा उस टाइम नहीं थे जब मैं रिजल्ट आया, तो मम्मी थी, दीदी थी, उन लोग को लगा नहीं सच में हो गया, क्योंकि उससे पहले आईबीपीएस पीओ का आया था तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी कि नहीं हुआ करके।
तो उस टाइम मम्मी पापा ने समझाया था कि हो जाएगा, चलो देखते हैं, अभी तो बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी है। फाइनली जब आरआरबी पीओ हुआ तो दीदी मम्मी बहुत खुश थे। फिर पापा को आई, उनको बताई कि पापा भी बहुत खुश हुए। उनको बताया कि सर ने बुलाया है मिलने के लिए, तो बहुत खुश हुए वो। एक चीज दोस्तों आप लोगों को फिर और बताना चाहूंगा कि ये वहां से बिलोंग करती हैं जहां पर हमने अपना बचपन गुजारा है। हमारे दादा दादी, हमारे ताऊ जी, बड़े पापा सब वहीं रहते थे। मेरे फादर ने भी वहीं से अपनी मतलब स्टडीज की हैं। अपनी इंजीनियरिंग तो नहीं बोलेंगे, पॉलिटेक्निक की थी पापा ने, रुद्री पॉलिटेक्निक। तो ये कुरुद की रहने वाली हैं, हमारे यहाँ रायपुर से करीब करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़, क्योंकि मेरे इस पॉडकास्ट सीरीज में पहला ऐसा कोई कैंडिडेट आया है जो कि छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि मैं अपने छत्तीसगढ़ के ही एक स्टूडेंट को मतलब यहाँ पर पॉडकास्ट में बुला पाया। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स होंगे जो आगे आने वाले हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते करते आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। कुछ लोगों की पढ़ाई मॉर्निंग की होती है, कुछ लोगों की होती है लेट नाइट वाली। तो आप क्या पसंद करते थे, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ाई करना या फिर लेट नाइट पढ़ाई करना? अर्ली मॉर्निंग। स्टार्टिंग से मेरा ये था कि नाइट तक मेरी एनर्जी लो हो जाती है। अब मेरे को नाइट को प्रेफर भी नहीं करती हूँ मैं। मुझे ये रहता है कि मैं मॉर्निंग उठूँ, 5 बजे मैं उठ जाती थी, एक्सरसाइज योगा जो भी। उसके बाद एडिटोरियल से मेरा स्टार्ट होता था पढ़ाई, जीए, रीजनिंग, क्वांट्स ऐसा चलता था। तो मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, नाइट मुझे नहीं होता है। तो जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर नींद बहुत आती है, क्या करें, उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? नहीं, देखो जब अब आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो नींद नहीं आएगी, थकान भी नहीं लगेगा कि कुछ करना है। उसके बाद तो अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल्स कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको तो सुकून की नींद आनी है। बिल्कुल, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। और अगर बैंकर बनना है तो नींद अपनी पूरी छोड़ दो, पढ़ाई पर इतना फोकस करो। एक मोटिवेशन बनाकर रखिए दोस्तों सिलेक्शन के लिए। क्या आपको पता है आरआरबी पीओ की सैलरी कितनी है अभी? आपका रिसेंट वीडियो देखा था, आई थिंक इट इज 75,000 ऐसा समथिंग कुछ है, अप्रॉक्स 75,000। जी। तो दोस्तों एक मोटिवेशन के तौर पर इस क्लिप को जरूर आप लोग देखते रहिएगा। जो भी जो बोलते हैं ना कि नींद बहुत आती है, आप ये सोचो कि अभी आप सो रहे हो, सोते ही रह जाओगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि उठो, जागो, पढ़ाई करो और 70-75 हज़ार रुपए की सैलरी आपके पास भी आ सकती है बहुत जल्द। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपने जितनी भी मेरी क्लासेस देखी, तो मेरी ऐसी कौन सी लाइन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? ऐसा कौन सा वीडियो या कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए? हाँ, सर वो वाली आपकी बात की वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा हाँ। किसी को कुछ नहीं मिलता। वो IBPS PO का जब फाइनल रिजल्ट आया ना, तो मुझे बहुत फील हुआ कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा मुझे। जो स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट आया था अभी 2 दिन पहले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको थोड़ा सा मतलब एडवाइस आप दीजिए कि क्या वो ऐसा करें। हो सकता है कि एज में आपसे वो बड़े होंगे, कुछ लोग 2-4 साल बड़े होंगे, लेकिन एक एडवाइस, क्योंकि आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट की एक एडवाइस जस्ट लाइक एक टीचर होती है कि एक गुरु अपने स्टूडेंट्स को क्या बताना चाह रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो पाएगा। अगर मीन्स इंटरव्यू तक आप पहुंच चुके हो, मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये साल नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली 2026 पे हो ही जाएगा। तो ऐसे हार नहीं माने, जब तक आपके पास एज है, जब तक अपॉर्चुनिटी है, आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हार मान के नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा है कि तो कुछ कर लो। पूरी अपनी दिन का रूटीन एक बार बता दीजिए जो आप फॉलो कर रहे थे। जी, मैं ऐसे 5:30 AM तक उठ जाती थी, 10 AM तक मैं सो जाती थी मैं बस। उसके बाद उठ के योगा एक्सरसाइज, मुझे जो भी करना है, जिससे मेडिटेशन हो गया मुझे, जिससे शांति मिल जाए। उसके बाद निमिषा मैम की क्लास होती थी एडिटोरियल, वो पढ़ती थी। फिर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि फ्रेश माइंड में वो पढ़ो वही बेटर रहता है ताकि वो रिटेन कर सकें हम। उसके बाद सर की रीजनिंग क्लासेस मैं करती थी। सर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों कराते थे, मतलब एक दिन में सर 2 क्लासेस तो कराते ही थे, दोनों करती थी। उसके बाद क्वांट्स पढ़ती थी।
टाइम मिले, हाँ, शाम को मैं वॉक पे चली जाती थी ताकि मेरी माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद शाम को आती थी तो मैं मॉक टेस्ट देती थी, एनालिसिस करती थी। अच्छा, मॉक पे कभी-कभार नंबर कम आते हैं, हम्म। तो हम थोड़ा-सा डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ हुआ था? यस सर, हुआ था क्योंकि मॉक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत टफ रहते हैं ना, ताकि हम टफ चीज के लिए हम प्रिपेयर कर सके, ऐसा रहता है। तो आप ही ने शायद एक बार बोला था कि मॉक्स को ऐसे नहीं है कि आप हल्के में ले लो, वो टफ क्वेश्चंस देगा ही, उसमें मार्क्स कम आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ, उसको एनालाइज करो कहाँ पे मतलब परेशानी आ रही है, उसे बनाओ। तो मॉक्स में तो नंबर कम आते ही हैं, जैसा प्री बोर्ड होता है उसमें कितना टफ क्वेश्चंस देते हैं, वैसे ही मॉक्स भी है, बट रियल एग्जाम तो बहुत अच्छा ही जाएगा। दोस्तों, एक छोटी-सी एडवाइस मैं भी देना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को कि जब मॉक में नंबर कम आते हैं ना, तो हम अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं। बट आप ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि जो मॉक टेस्ट है, वो हर बार अलग लेवल का होता है। तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक मॉक टेस्ट देते हैं, किसी में 60 नंबर आ रहे हैं, अगला मॉक टेस्ट दिए 55 आ गए, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं। आपके नंबर कम नहीं हो रहे हैं, पेपर का लेवल बढ़ गया है। आपका मतलब जो मार्क्स आ रहे हैं ना, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश ये करिए डिफरेंट कंपनीज के 2 से 3 मॉक टेस्ट आप परचेज करके रखिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आजकल मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, आप किसी भी कंपनी का प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना है एट द एंड आपको। और जब नंबर कम होने लगते हैं ना, अगर आपको लगता है कि नंबर कम हो रहे हैं, स्विच कर दो, दूसरे वाले मॉक टेस्ट जो भी सीरीज आपने लेके रखी है उसके मॉक आप देना स्टार्ट कर दो। इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। तो आंचल जी, एक सवाल ऐसा सवाल है जो मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछूंगा मैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी उस स्टेज पर बैठे हुए हैं। अगर इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका क्या प्लान था? मेरा ये था कि मैं इस बार और ट्राई करूंगी, क्योंकि अभी मेरी एज है, तो ट्राई करने में कुछ भी नहीं है। मतलब एमकॉम के लिए मैंने नहीं सोचा कि मैं उसको करूं, क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं ये करूं, क्योंकि बैंकिंग ऐसे एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम ही ऐसा है जिसमें तुमको पूरा फोकस करना ही है, तो जाके हो पाएगा। और इतनी दूर मैं आगे बढ़ गई, अगर मैं 1-2 मार्क्स से रह गई तो ऐसे छोड़ूंगी तो नहीं, मैं आगे और प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता दीजिए 2-4। मेरे को करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे थे, जो रिसेंटली अभी ट्रेड हुआ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, उसका। और मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एटसेट्रा। आरआरबी से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं, आप जो अगर आप एज एन आरआरबी पी हो, क्या क्या स्कीम्स वहाँ आप लेके आ सकते हो, क्या प्रमोट करती है आरआरबी, ये था। और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस था, लाइक मॉर्टगेज क्या होता है। अच्छा, मेंस का जब रिजल्ट आया था, तो आपका मतलब जब सिलेक्शन हो गया था मेंस में, तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ होगा। इंटरव्यू के हाँ। बाद फिर आपके मार्क्स भी आए होंगे। जी जी। तो मार्क्स और आपके कट ऑफ में डिफरेंस कितना था? कट ऑफ शायद 65 क्या 63-65 गया है, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 83 के आया था। तो 18 मार्क्स के अराउंड आपका हाँ, लीड था मतलब। तो फिर मुझे थोड़ा डर लग गया था कि ये तो बहुत मतलब 18 ही मार्क्स से मैं आ गई, क्योंकि IBPS PO में भी ऐसे ही सेम हुआ था। तो मेरे ख्याल से मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने शायद उसके पहले ही दिन बोला था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। इंटरव्यू बहुत अच्छे से किया, तो थैंकफुली उसके थ्रू मेरा बहुत अच्छा आया। तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी का एक ऐसा फेज डिस्कस करना चाहेंगे जो मतलब जिस समय आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, वैसा कुछ हुआ आपके साथ या आपकी तैयारी अच्छी चल रही थी पूरी कंटिन्यू? सर बेसिकली मेरा बस वही फेज था कि जब मेरे मार्क्स कम आए थे, मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, आप लोग बिल्कुल मतलब थे ही नहीं उस टाइम, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। बस मेरे को खाली वहीं पे ऐसा स्ट्रगल हुआ था, बाकी तो फिर मुझे आप सब मिल गए। और जब मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ करके, तो ऐसा कोई स्ट्रगल पे ज़्यादा नहीं रहा है। ऑफलाइन कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग में आने के लिए किसी ने सलाह दी थी या खुद से ही आपने बस सर्च किया था? दीदी ने सलाह दी थी कि तू सर्च कर, क्योंकि मैं बोली उसको कि इतना मेरे को नहीं लग रहा है सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे में मार्क्स नहीं आ रहे, स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही है करके। सेल्फ स्टडी में उतना नहीं होता है जब तक आप किसी को अप्रोच ना करो, ऑनलाइन मतलब टीचर से ना पढ़ लो वो, क्योंकि नए पैटर्न्स कराते हैं, आप सारे जो भी क्वेश्चंस कराते हैं सारे नए पैटर्न से, हालांकि थोड़ा टफ रहता था, लेकिन उससे हमारा मेंटल एक्सरसाइज ही होता है।
तो दीदी ने मेरे को सलाह दिया था कि मतलब थोड़ा सा सर्च तो कर, मतलब मिल जाएंगे कोई ना कोई करके। तो मैम के थ्रू फिर आप सारे मेरे को मिले। तो ये थी दोस्तों जर्नी आंचल जी की पूरी प्रिपरेशन की, और जितने भी चीज़ें हो सकी मैंने अपनी तरफ से भी आप लोगों को गाइडेंस दी है। कोशिश करते रहेंगे दोस्तों कि आप लोगों को ऐसे ही आपकी जर्नी में हम गाइड करते रहें, आपको आगे बढ़ाते रहें और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन करवाते रहें। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। आप कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगी सारे स्टूडेंट्स को? आप सर की क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, बिल्कुल भी बंक ना मारिए, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ही इज़ द बेस्ट रीजनिंग फैकल्टी। आंचल जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए एक बैंकिंग एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहा है, खासकर अगर वो अपने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत स्टार्ट कर रहा है या ग्रेजुएशन करते करते स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? टाइम मैनेज तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी मेरा टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा था इसमें, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमको चारों कवर करना होता है, उसके बाद मॉक्स भी देने रहते, तो टाइम मैनेज करना बहुत, स्पेशली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत अच्छा है। इवन मैं सर सैटरडे संडे को भी, अगर आपकी क्लासेस नहीं होती थी, ऐसे तो आप रेगुलर क्लासेस लेते थे, नहीं भी होती थी आप चेकलिस्ट प्रोवाइड करते थे, पीडीएफ एक 100 पजल्स के हमने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, तो मैं वो डेली सॉल्व करती थी ताकि स्पीड आ सके क्वांट्स के पीडीएफ सॉल्व करना। मतलब आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करने से, खाली नहीं बैठना है कि चलो थोड़ी सी आज छुट्टी है, सोशल लाइफ अपना एंजॉय कर ले। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ोगे तो 1-2 साल में तो ऑब्वियसली हो ही जाना है, तो कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्योंकि बहुत लोग हैं जो बीच में मिस कर देते हैं, 2 दिन क्लास देखते हैं फिर 2 दिन गायब। जी, ऐसा रहता है लोगों को कि चलो आज 2 दिन तो पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया है। ऐसा ही स्कूल कॉलेज नहीं है, ये आपकी जॉब का है, तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा फिर चलो आज फ्रेंड्स के साथ घूम के आ जाए या मिल के आ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखना है। मैंने तो नहीं किया था, मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मुझे जब टाइम मिला सर की पीडीएफ निकालती थी, रीजनिंग बनाने लग जाती, तो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था मेरा। तो अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसे तो मुझे बिल्कुल नहीं होता था, मतलब इंस्टा स्नैपचैट में किसी से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। ये क्वालिटी है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, मतलब पढ़ रही हूँ तो पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी ऐसे सोशल लाइफ इतना हो गया, इंस्टाग्राम स्नैपचैट के, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चाहो तो वो सब अवॉइड कर सकते हो, थोड़े दिन के लिए लॉग आउट कर दो, टर्न ऑफ कर दो उनके नोटिफिकेशंस, ये बेटर रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आंचल जी ने भी आप लोगों को एक सलाह दी कि डिस्ट्रैक्शंस से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहो ये सब चीज़ों से, पढ़ाई पर अपने ध्यान दो। मैं जो एक एडवाइस देता हूँ हमेशा, वो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा इस तरीके से सोच के पढ़ाई करिए कि जब आपकी बैंक में एक नौकरी लगेगी तो लगभग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो आपको समय देना ही होगा बैंक में। तो आप इतना ही सोचकर अगर अपनी पढ़ाई कर लोगे कि हाँ, हम जब 10 घंटे के लिए बैंक जाने वाले हैं, 10 घंटे काम करने वाले हैं, उतने ही घंटे आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि वहां काम करने के बदले आपको पैसे मिलेंगे और यहाँ आपको पढ़ाई करने की वजह से वो 10 घंटे कमाई वाले मिल पाएंगे। तो ऐसा सोचकर आप मेहनत करिए, ऐसा सोचकर आप पढ़ाई करिए कि बैंक में जाने के बाद भी तो हमको दिन भर वहां पर बैठ के काम करना है, आप जा नहीं सकते, छुट्टी बहुत जल्दी जल्दी मिलती नहीं है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सोचकर भी अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब रैपिड फायर राउंड चालू करते हैं। रैपिड फायर राउंड में आपको पहले तो थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। रैपिड फायर में आपको डिटेल में नहीं चीजें बतानी है, मैं कोई भी आपसे सवाल करूंगा, आपको जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है एक लाइन में आपको आंसर देना है। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन टाइमर या नेगेटिव मार्किंग? टाइमर। कहाँ बैठकर पढ़ना पसंद करते थे, बिस्तर पे या टेबल पे? टेबल पे। स्टडी टेबल क्लीन रखना पसंद करते थे या पूरा हौच पौच? क्लीन। जीके रिवाइज करते समय नींद बहुत आती थी या कॉन्फिडेंस? जीके कॉन्फिडेंस आता था। अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा आपने क्या सुना, मोटिवेशनल वीडियोस या मम्मी की डांट? मोटिवेशनल वीडियोस। रिस्क लेना बेटर है या सेफ अटेम्प्ट? सेफ अटेम्प्ट। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्पीड या एक्यूरेसी? एक्यूरेसी।
तो आंचल जी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके और बहुत मोटिवेशनल वाली चीज़ें भी आपने स्टूडेंट्स को बताई। अगर वो अप्लाई करें तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आंचल जी से तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। अब थोड़ा सा उनके फादर से भी जानेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो अंकल जी, आपको कैसा फील हो रहा है बेटी का सिलेक्शन हो गया तो? बेटी का सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था। जिस दिन मतलब रिजल्ट वो बताई थी कि हाँ वो ऑफिसर बन गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, अधिकारी वर्ग 1, तो मतलब आपको उस समय कैसा फील हो रहा था? मेरे को बाद में बताया। अच्छा, बाद में बताया, उस समय बताया ही नहीं? हाँ, मैं बाहर में था। बोले पापा कहाँ है, पापा? बोलो क्यों बताइए ना बेटा। नहीं, आप कहीं बैठे होंगे, फोन में नहीं बता सकती, घर आओगे तब बताए। 3:30 बजे का आसपास गए तो बताए। और गुड। मतलब आपकी ये बड़ी बेटी है? नहीं, ये छोटी है। ये छोटी है। बड़ी बेटी क्या कर रही है? बड़ी बेटी ये MBA करने के बाद सर वो भी इनके यही उसमें चल रही है वो भी। अच्छा, बैंकिंग का ही कर रही है? हाँ, अब ये उसको गाइड कर रही है। अच्छा, छोटी बहन बड़ी बहन को गाइड कर रही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। आप क्या करते हैं? मेरा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो आपने खुद मतलब बच्चों को बोला था कि बैंक का तैयारी करना है, या उन्होंने खुद से ही डिसाइड नहीं। किया था? इन लोग अपने काबिलियत, मैं इन लोग फ्री किया था, बेटा आप लोग जो अच्छा लगता है वो कीजिए। इस चीज़ के लिए तो मैं आपको मतलब सैल्यूट है, और एक रिस्पेक्ट भी इस चीज़ की कि आप जैसे पेरेंट्स जब बेटियों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो बेटियां आगे बढ़ती हैं। और यही मेरी गुजारिश है हर पेरेंट्स से कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। अपने सिर्फ बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी आगे बढ़ाएं। उनको जो करना है उनको वो करने दीजिए, जो करना है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी इधर उधर घूम रहे, आवारागर्दी कर रहे, ये नहीं। अच्छी सीख दें और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते रहें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।